नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत महासंग्राम 2024 से जुड़ी खबर से करते हुए कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग रोचक हो गई है, क्योंकि मरुधरा के सभी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। 4 उम्मीदवार कांग्रेस ने और भी जारी कर दिए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मरुधराकरण इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है। 5 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 4 राजस्थान के उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में अजमेर से कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया, जिनका मुकाबला बीजेपी के भागीरथ चौधरी से होगा। वहीं राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत का मुकाबला बीजेपी की महिमा विश्वेश्वर से है। वहीं कोटा में ओम बिड़ला के सामने प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया। मुझ जैसे छोटे खेडूत को टिकट जी, भारी मतों से कांग्रेस जीतेगी। 45 साल की मेरी सेवा है। कांग्रेस पार्टी ने मेरी इज्जत रखी, मैं पार्टी की इज्जत रखने की कोशिश करूं। प्रहलाद गुंजल हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका मुकाबला लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से होगा। कांग्रेस में आते ही उन्हें टिकट भी मिल गया। हालांकि बीजेपी अब तक 22 प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन लगता है दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर देंगी, ताकि उम्मीदवारों को भी चुनावी तैयारी का पूरा समय मिल सके। कांग्रेस और बीजेपी ने इस बार कई नए चेहरों पर दांव लगाया है। हालांकि दोनों के लिए इस बार का चुनाव एक बड़ी चुनौती भी होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस के सामने खाता खोलने की चुनौती होगी, तो वहीं बीजेपी भी हैट्रिक का दावा कर रही है। ऐसे में मरुधरा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पशोपेश में है। कांग्रेस आला कमान चाहता है कि इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करे, लेकिन स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं। ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा अंचल में कांग्रेस उलझन में है। कांग्रेस के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट भी परेशानी का सबब बनी हुई है। आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं है जिसे बीजेपी के सामने खड़ा किया जा सके। गठबंधन की बात हाई लेवल पे चल रही है। ये हमारे यहाँ से बांसवाड़ा डूंगरपुर के सभी नेताओं ने ऊपर लिखा कि गठबंधन नहीं किया जाए। गठबंधन भी होता है तो भविष्य को लेकर, पंचायती राज और विधानसभा को लेकर इनसे कोई उनको विचार विमर्श करना चाहिए था, जो किस स्तर पर किया है, क्या है। ऐसे में कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं है। बीजेपी के अलावा बीएपी भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो बीएपी के उम्मीदवार को समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कि भारत आदिवासी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन का बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है, ऐसी अफवाहों का मैं खंडन करता हूं। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लोकतंत्र, संविधान और जल जमीन जंगल बचाने के लिए हम पूरे देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और भारत आदिवासी के सभी कार्यकर्ता लोकसभा की तैयारी में रहे। बांसवाड़ा जिले के कांग्रेस नेता भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं को लेकर खफा हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता करीब 1 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान बीजेपी को हराने के मकसद से ही सही विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। वहीं इस बार नागौर में बड़ा सियासी घमासान होने वाला है। पुराने सियासी दुश्मन एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन दोनों की पार्टी बदल गई है। अब सवाल जाटलैंड में जीत
और हार को लेकर हो रहा है, उसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वो साल 2014 था, वो साल 2019 था और अब साल 2024 है। सियासी मैदान वही, प्रत्याशी भी वही, लेकिन भूमिका इस बार सबकी बदल गई है। नागौर के सियासी मैदान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन से हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में है। बेनीवाल का मुकाबला एक बार फिर ज्योति मिर्धा से होगा। 2019 में भी दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उस वक्त दोनों की भूमिका अलग थी। 2019 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार बेनीवाल कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार है, जबकि मिर्धा बीजेपी के चिन्ह पर ताल ठोक रही है। दोनों नेता ऐसा भी नहीं है कि पहली बार आमने सामने होंगे। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों की सियासी अदावत सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार जाटलैंड का माहौल बदला हुआ है। भले ही विधानसभा चुनाव में खींवसर से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते हो और नागौर से ज्योति मिर्धा को हार मिली थी, लेकिन इस बार की पृष्ठभूमि थोड़ी सी अलग होगी। नागौर की इस जाट बहुल सीट पर वैसे तो हमेशा जाटों का ही दबदबा रहा है और इस बार भी दोनों जाट नेताओं में ही मुकाबला होगा और दोनों ही मजे हुए नेता हैं। एक बार नागौर सीट से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ ही बेनीवाल की भूमिका भी बदल गई और ज्योति मिर्धा भी नई भूमिका में आ गई। सीट वही, उम्मीदवार भी वही, लेकिन दोनों नेताओं की पार्टी बदल गई है। इन दोनों नेताओं के बीच ये मुकाबला होने से नागौर लोकसभा का चुनाव बड़ा ही रोमांचक हो चुका है। नागौर जिले में करीब 21,42,000 वोटर है। ये इन दोनों नेताओं का भाग्य तय करेंगे और ये तय करेंगे कि इन दोनों में से लोकसभा कौन पहुंचेगा। नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत के लिए बार बार प्रयोग किए हैं। इसके बावजूद बीजेपी को 1997 के उपचुनाव, 2004 और 2014 के चुनाव में ही जीत मिली। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी और आरएलपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस यहां से 10 बार जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि इस बार भी मुकाबला रोचक होगा। हनुमान बेनीवाल के सामने दोबारा जीतने की चुनौती होगी, तो वहीं ज्योति मिर्धा के सामने हार की हैट्रिक तोड़ने का मौका है। ऐसे में इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा। कल दोनों नेताओं का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन नागौर लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटा से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। परवन नदी में डूबने से 3 बच्चों के मौत की सूचना है। 2 लड़कों और 1 लड़की की मौत हो गई है। तीनों बच्चों के शवों को नदी से बाहर निकाला जा रहा है, निकाल लिया गया है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है। नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। इनमें 2 लड़के शामिल है और 1 लड़की, जिसकी नदी में डूबने से मौत हो गई है। अब बापावर पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू की जा रही है। तो लापरवाही की वजह से हादसा कह लीजिए या फिर जांच का विषय है कि क्या कोई घटना घटी इनके साथ, किसी ने जानबूझकर ये घटना को अंजाम दिया है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, परवन नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर होली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। 2 लड़कों और 1 लड़की की डूबने से मौत हो गई। और अब बात पुरानी रंजिश में हत्या की करेंगे। सिरोही के सानवाड़ा गांव में दबंगों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई ग्रामीण घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि 1 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि 4 दिन पहले पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। आज दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया, जिसमें 1 की जान चली गई। इस हत्या के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। तो पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।
और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर 40 किलो से ज्यादा की अफीम जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है। पुलिस ने कैंटर के ड्राइवर और क्लीनर को दबोच लिया, जिनके पास से करीब 40 किलो अफीम को जब्त किया गया। ये कार्रवाई हनुमानगढ़ के संगरिया इलाके में की गई, जहां पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कैंटर को रुकवाया और उसकी तलाशी की। पुलिस को इसमें बड़ी सफलता मिली। ये अफीम की खेप झारखंड से लाई गई थी और ये अफीम मालरामपुरा के पूर्व सरपंच को सप्लाई होनी थी। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 40 किलो से ज्यादा अफीम बरामद हुआ है। आज संगरिया थाना पुलिस द्वारा ASI शाह रसूल की सूचना पर सुबह अर्ली मॉर्निंग नाकाबंदी की गई, जिसमें ये सूचना थी कि कोई व्हाइट कैंटर गाड़ी भारी मात्रा में मादक पदार्थ तस्करी में इन्वॉल्व है और वो रतनपुरा चौराहे के पास से गुजरेगी। जिसे जब पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई तो उसमें एक गाड़ी, पंजाब नंबर की गाड़ी, उसको जब रुकवाया गया तो उसकी जो चालक की सीट थी और उसके जो परिचालक है उसके पीछे जो एक सीट होती है उसके नीचे करीब 40 किलो 300 ग्राम अफीम पाई गई। और अब झुंझुनू से एक दर्दनाक घटना हम आपको बताते हैं। इस घटना ने लोगों में दहशत भर दी, क्योंकि कार में जो जिंदा जला वो एक सैनिक था। क्या थी घटना, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें भयानक हैं, दिल दहलाने वाली हैं। घटना ऐसी है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में भले ही आपको एक कार जलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर एक सांस भी थम गई। देश का जवान जो सीमा पर हमारी रक्षा करता है, वो इस दर्दनाक घटना का शिकार हो गया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ का रहने वाला विकास भास्कर 1 महीने की छुट्टी काटकर घर वापस लौट रहा था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब जवान मुकुंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर जा रहा था, उसी समय गाड़ी डुंडलोंद के बरलिया रोड पर स्थित अंडरपास की दीवार पर जा टकराई और कार में आग लग गई। आग ने जवान को बचने का मौका भी नहीं दिया और देश की एक बेशकीमती जान दर्दनाक तरीके से चली गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक विकास पूरी तरह जल चुका था। हालांकि पुलिस ने इसमें दूसरे एंगल भी निकाले। कहा जा रहा है कि मृतक का मोबाइल घटना स्थल से कुछ दूरी पहले मिला, साथ ही गाड़ी के घसीटने की बात भी कही गई। ये घटना कितनी दर्दनाक है, उतनी ही मार्मिक भी, क्योंकि 1 महीने पहले ही विकास भास्कर की पत्नी कविता ने एक बेटे को जन्म दिया है। इसी खुशी के मौके पर विकास छुट्टी लेकर घर आया था और छुट्टी खत्म होने पर वापस लौट रहा था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को संदिग्धता की नजर से भी देख रहे हैं, लेकिन असल में यह हादसा है या फिर कुछ और, ये पुलिस के सामने अब एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। उधर डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा गांव में एक मजदूर को अर्धनग्न कर बेल्ट से मारपीट का मामला सामने आया। दबंगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं घायल मजदूर को अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है, जहां पर बड़े ही बेरहमी के साथ मजदूर के साथ मारपीट की गई। घर में घुसकर उसके साथ मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले पर जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये तस्वीर कई सारे सवाल खड़े करती है। ये तस्वीर इंसानियत को शर्मसार करती है, जहां पर एक मजदूर को अर्धनग्न कर बड़े ही बेरहमी के साथ पीटा जाता है। अब देखना है कि पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। और कोटा में औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 4 पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाते समय एक युवक भी झुलस गया।
आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुलानी पड़ गई। आग फैक्ट्री के स्क्रैप में लगी और देखते ही देखते आग स्क्रैप पर रखे ग्लास, बोतल, प्लास्टिक के सामान को जलाकर राख करती चली गई। आग कैसे लगी, फिलहाल कारणों का पता नहीं चल सका है। सूचना पर विज्ञान नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कारणों की तलाश की जा रही है। एक कबाड़े के गोदाम में आग लग रही है। सूचना प्राप्त होते ही चारों फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर यहाँ रवाना किया। मैं भी मौके पे आया और यहाँ देखा तो आग काफ़ी भीषण रूप ले रखा था और इसमें गत्ता, प्लास्टिक, वाटर बोतल और रबर, काफ़ी तरह कबाड़ है, गत्ते, तो कंटिन्यू हम उसको बुझा रहे हैं। अभी करीब हमने 80% फायर पे कंट्रोल कर लिया है। खबर कोटा से है। अनारक्षित टिकट यात्रियों के समय की बचत और लाइन में लगने की झंझट से निजात दिलाने के उद्देश्य से वाणिज्य रेल कर्मियों द्वारा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए मंडल में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत कोटा रेल मंडल में पिछले 11 महीने में 8,39,574 यात्रियों ने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने टिकट बुक किए, जिससे रेलवे को लगभग 2.5 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। और कर लेते हैं महासंग्राम 2024 से जुड़ी एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर यह है कि ज्योति मिर्धा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नागौर सीट से वो प्रत्याशी हैं और कल ज्योति मिर्धा अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सभा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे जब वो नामांकन दाखिल करेंगी। ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। ज्योति मिर्धा सुबह 10:15 पर नामांकन दाखिल करेंगी। नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर नामांकन सभा होगी, जहां पर ज्योति मिर्धा पहुंचेंगी, अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी ज्योति मिर्धा के साथ रहेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे। नामांकन सभा में भारी भीड़ जुटाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ये बड़ी सूचना आपको बता रहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी नामांकन सभा में मौजूद रहेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। झालावाड़ से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहा है, जहां पर पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। फांसी लगाकर महिला ने होली के त्योहार पर जान दे दी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर आत्महत्या क्यों की गई, तो फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। झालावाड़ के कोटा रोड इलाके की घटना है और कोतवाली पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। तो होली का त्योहार, लोग रंगों में सराबोर हैं और इस बीच एक महिला ने जान दे दी। घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। झालावाड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी है। हालांकि अभी कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर आत्महत्या के पीछे क्या कारण रहे होंगे। आखिर महिला इतनी परेशान कैसे हो गई कि उसे अपनी जान देनी पड़ गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, वहां से महिला के शव को कब्जे में ले लिया गया है। सबसे पहले महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो सकेंगी और इसके बाद खुलासा हो सकेगा कि आखिर महिला ने जान क्यों दी। फिलहाल महिला के पास से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि आत्महत्या के पीछे क्या वजह रही होगी। और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से एक और बड़ी खबर है, जहां पर युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर होली के त्योहार पर युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परिजन खेत पर गए हुए थे और पीछे से इस घटना को अंजाम दे दिया गया। मृतक मनोजपुरी 32 साल का था। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन यहां पर भी अब तक
कारणों का खुलासा नहीं हो सका कि आखिर युवक ने आत्महत्या क्यों की। एक और बड़ी खबर अजमेर से सामने आ रही है, जहां पर लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने की सूचना है। मदार रेलवे स्टेशन के पास ये आग लगी। 20 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। 20 से अधिक गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। ये बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं। लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अभी ये पता नहीं चल सका है कि क्या आग खुद से लग गई या किसी ने लगा दी। कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन सबसे पहले कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पीड़ित विपिन जैन सहित क्षेत्रवासी इस वक्त मौजूद है। अलवर गेट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर तैनात हैं और लगातार कोशिश आग बुझाने की। तो लकड़ी का गोदाम बताया जा रहा है, जहां पर यह भीषण आग लग गई और सवाल यही है कि आखिर ये आग लगी कैसे। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें फिलहाल अब तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। मदार रेलवे स्टेशन के पास ये घटना घटी है, जहां पर भीषण आग लगी है। कई दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर तैनात हैं और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लकड़ी के गोदाम में आग लग गई और आग की लपटें जैसे ही उठी, आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो काबू नहीं पा सके तो तुरंत फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी गई। इस वक्त पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात है और कारणों के पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 जिलों की खबरों पर। खैरथल के तिजारा